कहानी की शुरुआत में हमें माइक को अपनी गर्लफ्रेंड से अलविदा करते हुए दिखाया जाता है। माइक एक अमेरिकी सैनिक के तौर पर काम करता है। उसे एक मिशन के लिए रेगिस्तान में भेजा जाता है। इस मिशन में उसके साथ उसका पार्टनर दोस्त टॉमी भी होता है। दोनों के नेचर एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। टॉमी काफ़ी खुशमिजाज प्रवृत्ति का होता है, वहीं दूसरी तरफ माइक काफ़ी सीरियस नेचर का होता है। दोनों को किसी आदमी को मारने का मिशन दिया जाता है। दोनों छिप कर उस आदमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उस जगह पर कुछ लोग आते हैं। पता चलता है कि इन दोनों को 65 साल के इस आदमी को मारने का मिशन दिया गया होता है, जो कि एक आतंकवादी होता है जिसका नाम शहीद आसिफ होता है। शहीद वहां शादी में आया होता है और देखकर लगता है कि वो दूल्हे का पिता है। माइक उसे मारने ही वाला होता है कि दूल्हा और दुल्हन शहीद के बीच में आ जाते हैं। माइक को ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि दूल्हे को गोली मारकर बीच में से हटाया जाए, लेकिन वो किसी मासूम की जान नहीं लेना चाहता था। माइक अपने सीनियर से झूठ कहता है कि शहीद उसकी नज़रों से ओझल हो गया था। तभी शहीद के लोगों की नज़र माइक और टॉमी पर पड़ती है। वे लोग इन दोनों पर आग की तरह गोलियां बरसाते हैं। इस वजह से माइक और टॉमी को मिशन कैंसिल करके वहां से भागना पड़ता है, लेकिन भागते भागते वे दोनों अपनी जीपीएस डैमेज कर बैठते हैं और शहीद के लोगों से बचने के लिए एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप कर बैठ जाते हैं। शहीद के लोग चट्टान के नज़दीक आ ही रहे होते हैं कि तभी माइक दूसरी ओर गोली चलाकर उनका ध्यान भटकाता है। माइक की तरकीब काम कर जाती है। वे लोग इन दोनों को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से आगे निकल पड़ते हैं। उन्हें वहां से 5 घंटे की दूरी पर स्थित एक गाँव में जाने के लिए कहा जाता है, ताकि वहां से उनकी टीम उन दोनों को पिक कर सके। रास्ते में टॉमी माइक को अपने बेटे की शरारतें बताकर उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन माइक काफ़ी सीरियस मुंह बनाए उसकी बातों को सिर्फ सुन रहा होता है। टॉमी के बार बार पूछने पर माइक उसे बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करके शादी करना चाहता है, लेकिन वह उसके लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। टॉमी उसे बताता है कि शादी के बाद शुरुआत के कुछ दिनों में एडजस्ट होने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों को एक साथ मिलजुल कर रहने की आदत हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक वार्मिंग बोर्ड उनकी तरफ आता है। उस पर लिखा होता है कि पिछले 40 सालों में इस जगह 3 करोड़ 30 लाख लैंड माइन्स छुपाए गए हैं। टॉमी उस बोर्ड को नज़रअंदाज करते हुए कहता है कि अपने दुश्मनों को इस जगह से दूर रखने के लिए टेररिस्ट द्वारा गढ़ा गया एक झूठ है, लेकिन माइक इस बोर्ड को देखकर काफ़ी चिंतित नजर आता है। टॉमी अपनी बात साबित करने के लिए बेफिक्र होकर रेगिस्तान में चलने लगता है। तभी अचानक से एक बटन दबने की आवाज़ आती है और अगले ही एक पल में धमाका होता है। धमाके के कारण माइक कुछ देर तक बहरा हो जाता है, लेकिन नॉर्मल होते ही वह टॉमी की तरफ बढ़ता है, लेकिन फिर से एक बटन दबने की आवाज़ आती है। माइक ने भी बम पर पैर रख लिया था। माइक देखता है कि टॉमी धमाके से जिंदा तो बच गया था, लेकिन वो अपने दोनों पैर खो चुका था। टॉमी इस वजह से जीने की आस खो चुका था। माइक उसे उसके बेटे की याद दिलाकर हिम्मत रखने के लिए कहता है। वह उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है ताकि दर्द से थोड़ी राहत मिले। इंजेक्शन लगाने के बाद टॉमी रेडियो की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी टॉमी का शरीर फिर से दर्द करने लगता है। माइक अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाने की बात करता है और वह कहता है लैंड माइन पुरानी हो और उसे कुछ ना हो। टॉमी उसे ऐसी बेवकूफ़ी ना करने के लिए कहता है और उसे उसी जगह रोकने के लिए वो खुदकुशी करता है। मरने से पहले वो माइक से यह भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे वहाँ से जिंदा वापस लौटना होगा। माइक अपने दोस्त की मदद ना कर पाने की वजह से खुद पर काफ़ी गुस्सा होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद उसका पैर दर्द करने लगता है। इस वजह से वह बड़ी सावधानी से अपने एक घुटने पर बैठता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो एक औजार की मदद से टॉमी के पास पड़े रेडियो को अपनी ओर खींचता है, लेकिन बदकिस्मती से उस रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी थी और एक्स्ट्रा बैटरी टॉमी के पास थी। माइक थोड़ा दिमाग लगाकर सोलर पावर की मदद से बैटरी चार्ज करता है। इसके बाद वह अपने सीनियर ऑफिसर से मदद के लिए कहता है, लेकिन उसके सीनियर कहते हैं फिलहाल तुम जिस एरिया में हो वहाँ रेत के तूफान आने की संभावना है, इस कारण हम रेस्क्यू टीम नहीं भेज सकते। आगे वे कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 52 घंटे बाद रेस्क्यू टीम उसे आकर वहाँ से निकाल लेगी। यह सुनकर माइक बहुत निराश हो जाता है। उसका सीनियर उसे एक और सुझाव देता है। वो उसे सावधानी से पास ही एक खड्डा खोदकर उसमें कूदने के लिए कहता है।
इससे उसकी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन हो सकता है उसे शरीर का कोई हिस्सा गंवाना पड़े। माइक रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करने का ठान ही लेता है। वह घड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर देता है और डटकर बम के ऊपर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद माइक देखता है कि एक रेतीला तूफान उसी की तरफ आ रहा है। वह जैसे तैसे करके खुद को हिलने नहीं देता है। तूफान खत्म होते ही वह देखता है कि तूफान टॉमी की बॉडी को नज़दीक ले आया है। इसका मतलब रेडियो की बैटरी भी उसके साथ साथ माइक के करीब आ गई थी। हालांकि अगले ही पल फिर से निराश हो जाता है जब वो देखता है तूफान की वजह से रेडियो से काफ़ी दूर चला गया है। ऐसे ही कई घंटे बीत जाते हैं। प्यास के कारण माइक का गला सूख रहा होता है। एक बार खुदकुशी करने का ख्याल भी उसके दिमाग में आता है, लेकिन वह ख्याल उस पर काबू नहीं होने देता। एक आदमी उसी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वह आदमी जिग जैग पैटर्न में सज रहा होता है। माइक उसे लैंड माइन्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं समझ पाता। वो माइक के करीब आता है और कहता है कि पैर को आगे बढ़ाओ। इसके बाद वो माइक से पानी की बोतल लेता है और वहाँ से चला जाता है। माइक का गला पूरी तरह से सूख चुका था। पानी ना होने की वजह से वह अपनी पेशाब पीने ही वाला था कि तभी छोटी बच्ची उसके पास आती है। उसके पास माइक की पानी की बोतल होती है। वो बच्ची उसे बोतल देती है। माइक राहत की सांस लेता है जब वो बोतल को पानी से भरा हुआ पाता है। वह बच्ची बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो इशारों में कहती है कि उसे अपना पैर आगे रखना चाहिए। माइक भी उसे इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि वो आगे कदम क्यों नहीं रख रहा है। माइक उसे इशारों से रेडियो लाकर देने के लिए कहता है, लेकिन वो बच्ची माइक जो कहने की कोशिश कर रहा है वो समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद माइक को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। इस वजह से लड़की घबरा जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। रात में ठंड से बचने के लिए माइक अपने आसपास आग लगाकर खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है। उसे जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोटोज़ देखने लगता है। उसे वहाँ पर एक वीडियो भी दिखाई देता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे युद्ध खत्म करके जल्दी घर लौटने के लिए कर रही होती हैं। ये देखकर माइक बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे ये भी पता नहीं होता है कि वह दोबारा उसे देख पाएगा कि नहीं। माइक काफ़ी थक चुका था और उसे नींद आने लगी थी। तभी उसने जो आग लगाई थी वो बुझने लगती हैं। आग बुझने से उसे जंगली जानवर घेर लेते हैं। माइक उन्हें भगाने के लिए गोली चलाता है, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है। एक जानवर टॉमी के शरीर को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक जानवर माइक की तरफ आने लगता है, लेकिन माइक टॉर्च की मदद से उस पर गोली चलाता है। तभी उसकी तरफ बढ़ने वाले एक जानवर का पैर लैंडमाइन पर पड़ता है। इसकी वजह से हुए धमाके के कारण सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होती है और वही आदमी माइक के पास आता है जिसकी बेटी ने उसे पानी दिया था। वो आश्चर्यजनक नज़रों से माइक को देख रहा होता है। वो माइक से कहता है कि वह बहुत नसीब वाला है जो अभी तक जिंदा है, वरना लैंडमाइन पर पैर रखकर भी जंगली जानवरों से बचना कोई आम बात नहीं है। माइक उसे कहता है कि तुम शायद लैंडमाइन की लोकेशन जानते हो और इसी वजह से उस दिन तुम पैटर्न में चल रहे थे। वो आदमी कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि ऐसी जगह पर जिग जैग पैटर्न में चलना ही सबसे ज़्यादा सेफ है। माइक उस आदमी को रेडियो लाकर देने के लिए कहता है और वो आदमी माइक को रेडियो दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। माइक अपनी घड़ी में लगाया टाइमर देखता है। टीम को पहुँचने में अभी भी 24 घंटे बाकी थे। धीरे धीरे उसे भ्रम होना शुरू होता है। वह देखता है कि टॉमी जिंदा हो गया है और उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए हौसला दे रहा है। थोड़ी देर बाद सूरज डूबता है और रात हो जाती है। माइक को उसे अपनी ज़िंदगी की हुई सारी गलतियां याद आने लगती हैं। उसे पछतावा होता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर इस मिशन पर क्यों आया। कुछ देर बाद फिर जंगली जानवर उसे घेर लेते हैं। माइक अंधाधुंध उन पर गोलियां चलाता है। किसी तरह माइक ये रात भी लैंडमाइन पर खड़े खड़े गुजार देता है। जब सुबह होती है तो वो देखता है कि जिन जानवरों ने रात को हमला किया था उनकी लाशें चारों तरफ पड़ी हुई हैं। माइक ने काफ़ी बहादुरी से खुद की रक्षा की थी। 45 घंटे बीत चुके होते हैं और अभी भी रेस्क्यू टीम को आने में 7 घंटे बाकी थे। लेकिन तभी रेडियो पर उसके सीनियर का मैसेज आता है। वो मैसेज में कहता है कि रेस्क्यू टीम को आने में और 17 घंटे लगने वाले हैं। माइक कहता है कि वह अब खुद को और नहीं रोक सकता। तभी सीनियर उसे किसी से बात करने के लिए कहता है। वह माइक की गर्लफ्रेंड होती है। माइक गर्लफ्रेंड से उसे छोड़कर जाने के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद उसे फिर से भ्रम होने लगता है। उसे दिखता है कि सामने उसकी गर्लफ्रेंड सोफे पर बैठी है। वो उसके करीब जाना चाहता है, पर शरीर में ताकत नहीं होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी अचानक वो आदमी उसे पकड़ लेता है। वो माइक के जख्मों पर मरहम लगाता है। वो माइक को बताता है कि एक बार उसने भी लैंडमाइन पर पैर रखा था, जिस वजह से उसे भी अपना एक पैर गंवाना पड़ा। वो कहता है कि अपना पैर गंवाना पूरी ज़िंदगी गंवाने जैसा होता है।
लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी और बेटी आई, तब से अपने आप पैर ना होने की कमी पूरी हो गई। ज़िंदगी में कुछ भी हो, हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। माइक उससे कहता है कि वो सच में बहुत लकी हैं, उसके पास एक प्यारा सा परिवार है। इसके साथ ही वह उसकी बेटी की तारीफ करता है जो उसके लिए पानी लेकर आई थी। पर वो आदमी कहता है कि कुछ सालों पहले जब वो और उसकी बेटी इस एरिया में माइंस के डिब्बों को रिप्लेस कर रहे थे, तभी एक बम पर उसका पैर पड़ने की वजह से वो मर गई। वो आगे कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी उसे मिलने आई। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब माइक को उस आदमी की बेटी दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो जाती हैं। माइक को फिर से भ्रम होने लगता है। उसे दिखाई देता है कि बचपन में कैसे उसके पिता माँ को मारते थे और वो उन्हें कैसे देख रहा था। इसके बाद उसे अपनी बीमार माँ अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी दिखाई देती है। उसे गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए हसीन पल भी याद आते हैं। तभी रेडियो से माइक के सीनियर की आवाज़ आती है। वो माइक से कहते हैं कि रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने के लिए निकल गई है। इसके लिए वो माइक को एग्जैक्ट लोकेशन भेजने के लिए कहते हैं। माइक अपनी लोकेशन बताने के लिए फ्लेयर गन निकालता है, पर इससे पहले कि वो फ्लेयर गन चला पाता, शहीद के आदमी उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की वजह से माइक के पास गड़ी लैंडमाइन फट जाती हैं। धमाके की वजह से फ्लेयर गन माइक के हाथ से छूट जाती हैं। माइक उन लोगों पर पलटवार करना चाहता है, लेकिन कमजोरी की वजह से वो ठीक से निशाना नहीं लगा पा रहा होता है। तभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है और उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो तुरंत रेत में गोलियां चलाकर एक बम विस्फोट कर देता है। लैंडमाइन फटने की वजह से उसके और टेररिस्ट के बीच में धूल का एक बादल बन जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर माइक अपनी राइफल उठाता है और उन दोनों को मार गिराता है। इस मुसीबत से तो माइक बच जाता है, लेकिन फ्लेयर गन अभी भी उसकी पहुंच से बहुत दूर थी। माइक को उस आदमी की बम रिप्लेस करने की बात याद आती है। वो बचने की आखिरी कोशिश करके अपना पैर आगे बढ़ाता है, लेकिन हैरानी की बात होती है कि वो बम फटता ही नहीं है। जब माइक उस डिब्बे के अंदर देखता है तो उसे एक सैनिक का खिलौना दिखाई देता है। उसके अंदर सैनिक का खिलौना देखकर उसे लगता है कि यह डिब्बा उस आदमी की बेटी ने लैंडमाइन की जगह रखा होगा। 52 घंटों की इस मुसीबत से बचने के बाद माइक राहत की सांस लेता है। वो ज़मीन पर गिरने लगता है। इसके बाद वो फ्लेयर गन चलाता है और वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। रेस्क्यू टीम आकर उसे ले जाती है। मूवी के एंड में माइक की गर्लफ्रेंड उसे एयरपोर्ट पर लेने आती है। माइक उसे अपने घुटने पर बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है और प्रॉमिस करता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।